बीजेपी विधायक आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरह से आप लोग महिलाओं के हितों में लेकर के आ रहे थे और पास नहीं करा पाए, और ऐसे में किस तरह का रोष आप देख भी रहे हैं, और महिला होने के नाते भी। देखिए, नारी शक्ति वंदन जो है महिलाओं की लंबी बहुप्रतीक्षित वो मांग थी, और उस मांग को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पूरा करने वाले थे। उन्होंने लोकसभा में उस बिल को पास करने के लिए 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया, और वो चाहते थे कि मतलब महिलाओं को भी एक निर्णायक भूमिका में अधिकार मिले, क्योंकि अभी तक महिलाओं की शक्ति जो है वो सृजन शक्ति के रूप में पूरे मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है, लेकिन निर्णायक भूमिका में जहाँ जहाँ महिलाएं अगर निर्णायक भूमिका में होती हैं, वो निर्णय करने की क्षमता उनमें उनको दे पाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो बहुत बेहतर काम करती हैं। लेकिन उसमें हमारा जो कांग्रेस पार्टी सहित मुख्य विपक्षी दल, उनके सहयोगी दल, जिस तरह से उन्होंने उस बिल को पास नहीं होने दिया, और जब पास नहीं हुआ तो तब खुशी में मेज़ थपथपाकर खुशी जाहिर करने का काम किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण भारत की मातृशक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और जिस तरह से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मेज़ थपथपा रहे थे, खुशी हंस हंस के अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही। वो महिलाओं को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। इस बिल को बार बार सदन में ला कर के पास भी कर सकते थे, लेकिन ना तो कभी उनकी इच्छा शक्ति रही है महिलाओं के सम्मान की, न वो कभी महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। उन्होंने महिलाओं का केवल फ़ायदा उठाया है, उनको कुचलने का, उनको दबोचने का और उनका फ़ायदा लेने का काम उन्होंने हमेशा किया है। तो इससे उनका चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीज़ महिला शक्ति के सामने भी आई है और देश के सामने भी आई है। अब किस तरह का रोष है महिलाओं में? देखिए, आपने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने परेड ग्राउंड में जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया, और उसमें केवल भाजपा की महिला नहीं थी, उसमें मातृशक्ति थी, जिनको आक्रोश था कि आने वाले वक्त में हमारी जो युवा शक्ति महिला शक्ति के रूप में उभर के आ रही हैं, तो उनको अवसर मिलेंगे, लोकसभा के माध्यम से अवसर मिलेंगे, विधानसभा के में अपनी बात रखने के अवसर मिलेंगे, और वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व एक जनप्रतिनिधि के रूप में कर पाएंगे। उनकी वो जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने पानी फेरने का काम किया है, उसका आक्रोश आपने परेड ग्राउंड से, उत्तराखंड की भूमि से, उत्तराखंड देवभूमि की सड़कों पर देखा है। और उत्तराखंड देवभूमि की सड़कों से ही ये आक्रोश पूरे भारतवर्ष में जाने वाला है, और कांग्रेस का सफाया होने वाला है हर जगह से। मैडम, केदारनाथ यात्रा भी लगातार जारी है और केदारनाथ से आप विधायक भी हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अभी हाल फिलहाल में? और क्योंकि यात्री जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रही हैं वो डराने वाली भी हैं। देखिए, व्यवस्थाएं हमारे केदार बाबा के कपाट खुल चुके हैं, और कपाट खुलने से पहले कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जनपद रुद्रप्रयाग गए, और रुद्रप्रयाग से कार द्वारा गुप्तकाशी तक उन्होंने यात्रा व्यवस्थाएं देखी। गुप्तकाशी में सभी अधिकारियों के साथ, हम लोगों के साथ उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और बातचीत भी हुई। व्यवस्थाएं चाक और चौबंद जिन्हें कहते हैं वो थी वहाँ पे, अभी भी हैं। आप कुछ और लोगों के भी वीडियो देखते होंगे तो वो भी कहते हैं कि रास्ते अच्छे हैं, हमारा जो NH है वो अच्छा है, कहीं कहीं पर भू धसाव के कारण ख़राब हुआ था तो उसे भी ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा जो पैदल मार्ग है, घोड़ा पड़ाव है, हमारे
गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पैदल मार्ग है। तमाम हमारे जो वहाँ पे व्यवसायी भी हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करके यात्रियों को सुविधा देने का काम करते हैं, वो तमाम वहाँ पहले ही उनको भेजा गया था कि ताकि यात्रा खुलने पे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सारी व्यवस्थाएं, हमारे जितने भी घोड़े खच्चर हैं उनको गर्म पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ऊपर धाम में भी हर प्रकार से समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा भी है कि हम यात्रा में आए हैं, जो भी हमारे श्रद्धालुगण, हमारे भक्तजन केदार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लाइन में खड़ा होना ही पड़ता है। लंबी कतार रहती है, एक एक दिन में 35-35, 40-40 हज़ार श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं बाबा के दरबार में। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए हमारा पूरा प्रशासन, जिला अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी हमारे वहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं श्रद्धालु गणों से, यात्री गणों से मेरी भी अपील रहेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी अपील की है कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने में हम सभी जितने भी श्रद्धालु हैं सबका योगदान रहेगा तो दर्शन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिस दरवाजे से सभी श्रद्धालुगण दर्शन करते हैं वो भी उस दरवाजे से उन्होंने जा कर के बहुत कम समय में वहाँ पे भगवान की पूजा करने के बाद उन्होंने दर्शन करके बाहर आ गए थे। तो इसी तरह से भगवान के जब हम पैदल जा करके उस आंगन में पहुँचते हैं तो श्रद्धा के भाव से पहुँचते हैं। वो श्रद्धा का भाव, वो सारी थकान उस आंगन में जाके ऐसे लगता है कि मतलब सब हम भूल गए। तो वो बहुत बड़ा श्रद्धा का एक केंद्र है। बाबा का आशीर्वाद जब हमको प्राप्त होता है तो हम सारी कठिनाइयाँ भूल जाते हैं। तो मेरा उन सभी श्रद्धालु गणों से मतलब निवेदन करती हूँ, मैं अपील भी करना चाहती हूँ कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने में आपका भी सबका सहयोग रहेगा तो हम बहुत सरल और समय पे दर्शन कर पाएंगे। जी मैडम, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से यात्रा रूट पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री तो जा रहे हैं, लेकिन गैस की किल्लत अभी भी बरकरार है। कई कई क्षेत्रों में देखने में भी नज़र आ रहा है कि होटल ढाबों पर खाना पीना पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है या फिर चूल्हे से खाना बनाना पड़ रहा है। तो इन व्यवस्थाओं को किस तरह से सुधारा जा रहा है? देखिए, ये जो समस्या है ये वैश्विक समस्या है, दुनिया की समस्या है और आप सभी लोग जानते हैं कि वो हम लोग भी कहीं ना कहीं उसी दुनिया में निवास करते हैं। तो हम लोगों ने शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक भी हुई, 4 धाम के व्यवस्थाओं के लिए बैठक हुई। हम सभी माननीय विधायक गण भी उसमें थे और सबने अपनी ये बात भी रखी, क्योंकि मेरा क्षेत्र और ज़्यादा कठिन है केदार नाथ जी का। वहाँ पर बहुत मतलब ज़्यादा पैदल भी है, विषम परिस्थितियाँ भी रहती हैं। तो मैंने भी निवेदन किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो जिलाधिकारी जी हैं उनको भी मैंने लिख के भी दिया था कि मेरे यहाँ पे इन चीज़ों की व्यवस्थाएं हमारे क्षेत्र में समुचित होनी चाहिए। अभी तक मुझे इस प्रकार के किसी के द्वारा कोई संदेश भी नहीं आया है कि वहाँ पे किल्लत है, क्योंकि जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं वो पर्याप्त मात्रा में दिए भी जा रहे हैं और जो घरेलू भी हैं वो भी पर्याप्त मात्रा पे समय पे महीने में, जैसे मैं देखती हूँ रूटीन में वो लोग दे रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि एक व्यक्ति 3-3, 4-4 ले रहा है तो वहाँ पे व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो उसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये अपील की थी कि हम पहाड़ के लोग हैं, हमारे पास संसाधन भी है, हम लकड़ी है, मतलब और चीज़ें भी जो संसाधन होते हैं उनका भी उपयोग करेंगे तो हम श्रद्धालु गणों को समुचित व्यवस्था दे पाएंगे। और मेरा भी आग्रह है कि बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें नहीं भी बन पा रही हैं, केवल कुछ चीज़ें जिनसे हम यात्रा को सही से कर पाएंगे, हमारी ज़रूरत के अनुसार मतलब दाल रोटी इस प्रकार से हमको मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा चीज़ों की अपेक्षा करेंगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी, तो कम में भी अच्छी यात्रा हो सकती है।
धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। आशा नोटियाल जी हमारे साथ ही जो कि बता रहे थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं अभी हैं और हाल फिलहाल में, और क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री भी केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। बुटोला जी, चारधाम यात्रा जारी है और ऐसे में बद्रीनाथ सीट से क्योंकि आप आते भी हैं, किस तरह से प्रक्रिया अभी गतिमान भी है क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरह की, क्या पूरी तरह से चाक चौबंद है? चार धाम यात्रा के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। और 23 तारीख को श्री नारायण के कपाट खुले हैं। मैं सब लोगों से, जितने भी सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में जो आस्था रखते हैं, देश प्रदेश विदेश में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को मैं कहता हूँ और मेरी अपील है कि आप आएँ चार धाम यात्रा में। और ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के हर जनमानस का, उसमें मैं भी हूँ और हमारे वहाँ के प्रत्येक आदमी चार धाम को लेकर के वो निजी अपनी व्यक्तिगत उसको समझ के जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनकी मनोकामना के लिए काम करते हैं। आप कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, लेकिन वहाँ का स्थानीय व्यक्ति सब लोगों के लिए मदद के लिए 24 घंटा खड़े रहता। रात 2 बजे भी वो मदद के लिए खड़े रहते हैं। वो किसी को कोई दिक्कत होने नहीं देते हैं। आज मामला ये नहीं रहा जब कपाट खुल गए कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं। आज व्यवस्थाएं जैसी भी हों, जिस तरह की भी हों, लेकिन आज हम सब की जवाबदेही है कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था दें, हमारे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें ना हो, जैसे हम पहले से करते आए हैं। हमारे लोग पहले से ही करते आए हैं, रात दिन अपना समय दे के उनकी रक्षा सुरक्षा और उनके लिए समर्पित रहते। वो आज भी समर्पित है। चार धाम यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। हम लोगों पे भरोसा रखिएगा। हम लोग तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं और मैं सबसे कहता हूँ कि आप आएँ, भगवान श्री नारायण के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद पाएं। बार बार मौसम का क्योंकि मिजाज भी बड़ा बिगड़ता है बद्रीनाथ धाम में और कई नदी नाले उफान पर भी आ जाते हैं, उसके लिए पहले से क्या कुछ इंतज़ाम है कि लैंडस्लाइड जो एरिया है उन पर किस तरह से व्यवस्थाएं करने के निर्देश आपकी ओर से भी दिए गए हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि पहाड़ी राज्य है और ये चीज़ें छोटी मोटी, हम भी तो रहते वहाँ, हम लोगों का तो 24 घंटे का आना जाना है। मैं मीडिया के बंदों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जवाबदेही तो है ही कि हम सबको सुरक्षित और सुगम यात्रा दें और जितने भी श्रद्धालु आएँ उनकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करें। लेकिन साथ साथ मीडिया के बंदों से मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि वो किसी तरह का पैनिक क्रिएट न करें। और ये ज़रूर है कि पहाड़ी राज्यों में स्लाइडिंग होती है, लैंडस्लाइड होते हैं, हम भी लोग भी जाते हैं और वो तो NH है, हाईवे है। हम तो जो हमारे और जो ग्रामीण सड़कें होती हैं और भी कट और विषम होती है, तो हम लोगों को गाँव में जाना पड़ता, अपने क्षेत्रों में जाना पड़ता, हम लोग दिन रात जाते। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और मौसम की जहाँ तक बात है तो हाँ, क्योंकि हिमालय राज्य है तो वहाँ पे मौसम वो होता है, लेकिन वैसा भी नहीं रहता कि कोई दिक्कत हो। 12 महीने हम लोग वहाँ रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। बहुत सुंदर जगह है पहाड़। लोग आए, निर्भीक होके आए, निडर होके आए, आनंद लें, परिवार के साथ आए। और चार धाम यात्रा के साथ साथ मेरी विधानसभा में, मैं सब जगह कहता हूँ कि मेरी विधानसभा में बताइए, हम केवल आप श्री नारायण की बात कर, श्री नारायण का तो आशीर्वाद है ही। 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, पंचबद्री हैं, पंच केदार हैं, माँ अनसुया है, धारी देवी है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, तमाम माँ अनसुया है। और उसके अलावा बहुत सुंदर औली जैसी सुंदर जगह है। हमारी बहुत अच्छी जगह, परिवार के साथ आए और कुछ दिन आनंद लीजिएगा। बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सुखद लगेगा। मौसम बहुत अच्छा रहता है और मैं सब लोगों से कहता हूं कि आइए। और मेरे विधानसभा में आप बताएं 3 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, 3 विश्व धरोहर हैं और उसके अलावा हेमकुंड साहिब है। तो ऐसे क्षेत्र में आप, फूलों की घाटी है, आप लोग आएँ, सबको कहें कि आए, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुंदर होटल है वहाँ पे, अकोमोडेशन बहुत अच्छा है और लोगों को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि लोग आए बड़ी संख्या में और वहाँ पे धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक आनंद भी लें और उसके साथ आएँ, अच्छे मनोभाव से आएँ, अच्छे विचारों के साथ आएँ। मेरी अपील ये है कि पहाड़ों में थोड़ा गलत ध्येय से ना आएँ, गंदगी न करें, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, ये मेरा उनसे भी अनुरोध है। लेकिन आएँ और चार धाम के साथ साथ हिमालय का भी आनंद लें।
विधायक जी, विशेष सत्र हाल फिलहाल में बुलाया गया था, किस रूप में आप इसको देखते हैं विशेष सत्र को, और क्या मानते हैं कि विशेष सत्र से कोई फायदा हुआ? टोटल पैसे की बर्बादी। उत्तराखंड के जनमानस के खून पसीने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उत्तराखंड के जनमानस की एक एक पाई खून पसीने के पैसे पे भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जब भाजपा जानती है कि महिला अधिकारों की बात करने वाली, जब उन्हें पता है कि यहाँ से कानून पास नहीं होना है, तो क्यों बुलाया गया? मैंने तो इनसे कहा था कि आप विशेष सत्र उत्तराखंड के परसिमन को लेके बुलाए। मैंने तो कहा था कि आप, मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाह रहा था कि ये उत्तराखंड के हितैषी होते तो ये परसिमन को लेके विशेष सत्र बुलाते, तो मैं इनका स्वागत करना चाहता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अधिनियम, जो विधेयक 2023 में पास होकर अधिनियम बन चुका हो, उस पर किस तरह की दोबारा से आप बात कर रहे हैं? ये केवल और केवल झूठ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि जनता जान रही है, इस भ्रम से जनता इनको सबक सिखाएगी और इनकी जमानत जब्त करने का काम करे। जो इस जनता के पैसे पे अपने मजे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनका हश्र जनता 2027 के चुनाव में करके दिखाएगी। अच्छा, बार बार क्योंकि ये बातें सामने आती बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती और इसी वजह से बिल नहीं पास होने दिया। मैं एक बात कैसे भाजपा महिलाओं की बात करे तो बहुत हंसी आती, बहुत। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी से पहले 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं बनाई, 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहला महिला प्रधानमंत्री, पहला महिला राष्ट्रपति, पहला महिला राज्यपाल, पहला महिला मुख्यमंत्री से लेकर तमाम चीज़ों के हर इंस्टीट्यूशन के हेड महिलाएं बनी। महिलाओं को वोट के अधिकार से लेकर संपत्ति के अधिकार से लेकर तमाम चीज़ें, समानता का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। और ये भाजपा वाले बताएं कि अपने पार्टी के 40 साल के उदय में एक महिला प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दें। जितने यहाँ विधायक महिलाएं हैं, मैं आपको एक तरफ से गिनाता हूँ। सरिता आर्य कांग्रेस से चुराई गई, रेखा आर्य कांग्रेस से चुराई गई, पार्वती टमटा कांग्रेस से चुराई गई है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे रेणु बिष्ट कांग्रेस से चुराई हुई। जो 3 महिलाएं जीत के आए, उनमें 2 महिलाएं तो मैं दुखद पूर्ण से कह रहा हूँ कि वो 2 महिलाएं तो मृतका सितार की। 3 महिलाएं वो उपचुनाव में आई, तीनों के तीनों, वरना तो टिकट भी नहीं देते और अपने पृष्ठभूमि के आदमी को नहीं देते। ये तो महिलाएं भी कांग्रेस से लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने नेतृत्व तो खड़ा नहीं किया होता तो कहाँ से आती वो? और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में क्या मिल रहा है और जिनके प्रभारी पे इस पूरे उत्तराखंड के आन बान शान को डुबाने का काम किया जा रहा है, वो महिला सशक्तिकरण की बात करे, बहुत हास्यास्पद है। मैं ये कह रहा हूँ कि महिला कांग्रेस के लिए राजनीतिक नहीं, हमारे लिए संवेदनाओं की संवेदना है, हमारे सम्मान, हमारे क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और हम उसका सम्मान करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस हमेशा आगे रही है। मैं महिलाओं, आपने देखा होगा पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायतों से लेकर नगर पालिका निकाय में महिलाओं को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण के साथ साथ और चीज़ें भी देने का काम किया। कांग्रेस के रग रग में महिला का सम्मान है, वो करती रही है। लेकिन भाजपा ये बात कही तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी कहानी मैं कह सकता हूँ कि इनका जो है, एक बार जंगल के बहुत सारे जानवर कहते हैं कि शेर बहुत समय से राजा है, इस राजा को बदला जाए। तो जब सारे जंगल के लोग कह देते हैं कि भाई जानवर कहते राजा बदला, तो कहा जाता राजा किसको बनाया जाए? तो ये कहते कि बंदर को बना दें, तो बंदर को राजा बना दिया जाता है। तो जब बंदर राजा बनता है तो एक दिन क्या हो जाता है कि शेर हिरन का शिकार कर देता है। तो शेर ने हिरन पकड़ा होता है शिकार करके, तो सारे जंगल के जानवर इकट्ठा होके कहते बंदर तुझे राजा बनाए तो इस हिरन को बचा। तो उस बंदर
कभी इस पेड़ की टहनी से उस पेड़ की टहनी में कूदे, उस पेड़ की टहनी से यहाँ कूदे, कभी नीचे कूदे, कभी ऊपर कूदे, कभी इधर कूदे, कभी उधर कूदे। तो वो लोग जानवर कहते भाई तू कर क्या रहा? वो कहता देखिए मेरे काम में कोई कमी नहीं है, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं। अब वो बचता नहीं बचता ये मेरी जवाबदेही नहीं है। तो यही उछल कूद भाजपा कर रही है, उनका उससे लेना देना, महिलाओं के आरक्षण से लेना देना कुछ नहीं है। तो बंदर कौन है यहाँ पर? तो आप समझ लीजिए कि कौन बंदर है जो उछल कूद मचा करके, उनका कोई अपनी जवाबदेही नहीं है, लेकिन केवल और केवल उछल कूद मचा करके और इतिश्री करने का काम करना। विधायक जी, आपराधिक घटनाओं पर आपने खुलकर अपनी बात भी रखी है, जिस तरह से आईजी को लेकर भी आपने बयान दिया, किस रूप में आप देखते हैं उत्तराखंड में बढ़ती घटनाओं को लेकर? एक ऑपरेशन प्रहार सुना है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम ऑपरेशन प्रहार चला रहे हैं, यही कहा जा रहा है। अगर ऑपरेशन प्रहार चलाएंगे तो सारे प्रदेश के देश के गुंडे, मवाली, चोर, चकेल तो सब भाजपा में। वो ऑपरेशन प्रहार चलाएं तो भाजपा तो 1% भी नहीं बचेगी। वहाँ तो 5-10% ही अच्छे लोग हैं, बाकी तो लूट खसोट, डकैत, चोर, चकेरे, बलात्कारी तो सब वहाँ फंसे पड़े हैं। तो ये स्वागत करते हैं उनका, ये कभी अपराध को नहीं घटा सकते हैं, न ये प्रहार कर सकते हैं। प्रहार करेंगे तो अपनी पार्टी की कमर टूट जाएगी। तो इनको शरण स्थली पहाड़ इनकी है। मैं आपसे इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि इनसे उम्मीद ही नहीं करना। प्रदेश की अब विपक्ष तो छोड़ दो, प्रदेश की जनता भी अब इनसे उम्मीद करना छोड़ दिया। लोग इंतजार कर रहे हैं, 5-6 महीने बाद चुनाव होगा, लोग इनको सबक सिखाएंगे। अच्छा, जंगली जानवरों का जो आतंक बढ़ा, उस पर आप क्या कहेंगे? उसको आप किस रूप में? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँ, ये पहले पहाड़ों में इन्होंने हरिद्वार से पकड़ के बंदर भेजे। जब 2009 का कुंभ होना था, इन 2009 में पहाड़ के पूरे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बंदरों को पकड़। वो बंदर इतने खतरनाक है कि वो घर के अंदर रोटी ले जा रहे, महिलाओं पर आक्रमण कर रहे। उसके बाद इन्होंने वहाँ सुअरों का आतंक मचा दिया। 2018 में आई, इन्होंने सुअरों का आतंक मचा दिया। जब तक लोग सुअरों की बातें बंदरों की कहते, तब तक सुअरों का आतंक हो गया और इतने लोगों पे हमला कर दिया उन्होंने, पूछिए मत। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे, लेकिन पिछले 2 सालों में इन्होंने वहाँ इतने भालू भेज दिए। पूरी योगी सरकार ने, मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पूछिए। वो योगी जी कहते उत्तराखंड की क्या दुश्मनी उनकी उत्तराखंड से? पूरे उत्तर प्रदेश के भालू पकड़ के पहाड़ों में भेज रहे हैं और हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। आज लोगों की स्थिति है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। ये सरकार तो पहाड़ के साथ कुठाराघात कर रही। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में ये सरकार काम कर रही है। यहाँ के परिसंपत्तियों के बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश के आवारा जानवरों को पकड़ के पहाड़ों में छोड़ा जा रहा है और पहाड़ के लोगों को मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ के लोग समझें, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये जंगली जानवरों से 6 महीने के अंदर निजात दिलाने का काम करेंगे। ये हमारी बड़ी प्राथमिकता में रहेगी। सर, अंतिम सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से लगातार, क्योंकि 2027 की चुनाव की रणनीति भी बननी शुरू हो गई है, प्रभारी भी आपकी दौरा कर रही हैं, और एक तरफ राजेंद्र भंडारी जो कि वहाँ से रहे, बद्रीनाथ से विधायक आपसे पहले, वो भी ये माफ़ी भी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनता से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने उनसे पूछा नहीं। तो क्या लग रहा है कि आभास हो रहा है क्या वापस? देखिए, वो सवाल उनसे पूछेगा तो ज़्यादा अच्छा है। मैं किसी के मन की बात कैसे कहूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जिस पार्टी ने मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, लोगों ने सर आँखों पर बिठाया, आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाई हो, ऐसी पार्टी को उस समय छोड़ देना जब उस पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की है जो पार्टी जिन लोगों को बड़ा सम्मान देती है, तो ये व्यक्ति के लोकतंत्र, जनादेश के अपमान के साथ साथ उस पार्टी के साथ भी अपमान है जिस पार्टी ने आपको ये सब दिया है। मुझे लगता है कि इस तरह की धोखेबाजी की राजनीति, इस तरह की मौका परस्त की राजनीति, इस तरह की अपने निहित स्वार्थ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को इसका एहसास हो रहा है तो होना भी चाहिए और किया भी जाना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कहता है तो मुझे लगता है उचित बात करे। मैंने पहले भी कहा था, हम लोग लगातार कह रहे थे लोकतंत्र, जनादेश, कांग्रेस के साथ अपमान था, उनका जनता के जनादेश का अपमान था,
और यदि आज एहसास किसी व्यक्ति को हो रहा है, यदि वो आज मानते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आप समझें कि कांग्रेस सही बोल रही थी। और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं 2027 को? पार्टी की, हमारी पार्टी लगातार लगे, हमारे सीनियर लोग बैठे हुए, हमारे साथ बैठे हुए हमारे सीनियर लोग, ये लोग लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं और जहाँ पे कमियां हैं, लोगों की समस्याएं ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और तमाम चीज़ों पे जहाँ पे हम दिन रात सड़क से लेकर सदन तक जनता के साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि 27 में बड़े बहुमत के साथ जब हमारी सरकार आएगी तो उन उत्तराखंड का खोया हुआ गौरव हम वापस लाएंगे। इससे देवभूमि का जो देवीत्व था, उसके साथ साथ हम इस प्रदेश को आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड का राज्य देश का सर्वोत्तम विकसित राज्य होगा, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। लखपत बुटोला जी हमारे साथ है, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।